कराची में बात करें तो मुख्तलिफ माफियाज़ हैं जिन्होंने गठजोड़ कर रखा है और शहरियों का जीना हराम किया हुआ है। इन्हीं माफियाज़ में दूध फरोश भी शामिल। बिल्कुल हमजा, जो जब चाहे और दूध की कीमतों में इजाफा कर देते हैं और हालत ये है कि इंतज़ामिया भी उनके सामने बेबस दिखाई देती है। कमिश्नर कराची सिवाय बयानात जारी करने के कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन अब दूध माफिया की मनमानियों और इंतजामिया की नाअहली पर सिंध हाई कोर्ट जो है वो हरकत में आई है और सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अच्छा, अदालत ने कमिश्नर कराची को 21 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब भी किया है और कहा है कि बताया जाए दूध के तय करदा निर्ख से ज़ायद कीमत पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं। अदालत ने खबरदार किया है कि पेश ना होने पर असिस्टेंट कमिश्नर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाएंगे। बिल्कुल, अदालत ने मुतनब्बे किया है कि अगर दूध की क्वालिटी बेहतर ना हुई और उसका जो रेट है वो कम नहीं होगा तो सिंध फूड अथॉरिटी जो है उसके हुकाम जो है और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। अब देखना यह है कि शहरियों को कब तक रिलीफ मिल पाता है। हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद मौजूद हैं। शहराज, बता, शहरियों की मुश्किलात के बारे में मनमाना इजाफा भी कर दिया जाता है, फिर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अब ज़ाती हैसियत में कमिश्नर को भी तलब कर लिया गया। जी बिल्कुल, आवाम को रिलीफ देने के वादे और दावे तो खूब किए जाते हैं, चाहे मुकामी गवर्नमेंट हो या ज़िला इंतज़ामिया, सभी की जानिब से बार बार ये ऐलानात तो खूब किए जाते हैं, लेकिन अमलन हमें इक़दाम होते हुए हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते। और जो डेयरी फार्मर्स और जो दूध फरोश हैं उनकी जो है वो मनमानियाँ हमेशा उरूज पर रहती हैं और वो अपने मन माने निर्खों पर जो है दूध फ़रोख्त करते हैं। इस वक्त जो मार्केट रेट है वो 130 रुपये लीटर पर दूध जो है वो फ़रोख्त हो रहा है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जबकि हुकूमत की जानिब से जो रेट मुकर्रर करता है वो 94 रुपीज़ यानी 94 रुपये कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो रेट मुख्तस किए गए थे, लेकिन कराची में कहीं भी इस रेट पर जो है वो दूध अवेलेबल नहीं है। दुकानदारों की जो यही मौक़िफ़ होता है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं और लोगों को यही कहा जाता है कि अगर 130 रुपये में लेना है दूध तो लो, नहीं तो अपना रास्ता ना पुता। हम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तो कोई हमें इक़दाम होते हुए कहीं भी दिखाई नहीं देते, ना ही प्राइस चेकिंग कमेटियाँ जो बनाई गई हैं उनकी जानिब से कोई कार्रवाइयाँ होती हैं, ना ही कोई जुर्माने होते हुए हमें दिखाई देते हैं, ना ही डेयरी फार्मर्स के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ होते हुए दिखाई देती हैं। और मन माने निर्खों पर इस वक्त जो है शहर कायद में दूध जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि फार्मर्स की जानिब से अब ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि दूध की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा और इस हवाले से डेयरी फार्मर्स के मुख्तलिफ इजलास भी किए जा रहे हैं। ताहम शहरियों की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ महंगाई में आवाम पहले ही पिस चुके हैं और आए रोज़ और दूध जैसी ग़िज़ा मनमाना इजाफा कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका शहराज, आप हमें कर रहे थे। अब फिर 20 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की बात हो रही है, किधर 94 रुपये और किधर अब फिर 20 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया जाएगा। पहले ही आप मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। हम बात करेंगे डेप्यूटी डायरेक्टर टेक्निकल सिंध फूड अथॉरिटी डॉक्टर मसूद भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, दूध की कीमत को तो ज़रा एक साइड पर थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, मयार की बात करें उस पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि खालिस दूध तो शायद मिल ही नहीं रहा। उसके लिए अदालत के जो अहकामात हैं वो भी ज़रा हमें बता दीजिएगा और आप लोग क्या कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर इन योर 92 न्यूज़ चैनल। मैं सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले से यही कहूँगा कि सिंध फूड अथॉरिटी जब से बनी है तो बहुत से इक़दाम लिए हैं मिल्क की जो क्वालिटी और मिल्क की हाइजीन को इंश्योर करने के हवाले से ना। अभी रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए मिल्क की एडल्ट्रेशन को चेक करने के हवाले से और इस हवाले से हमारे डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी जब से वो आए हैं उसने पर्सनल इंटरेस्ट ली है कि पब्लिक को क्वालिटी और हाइजीन मिल्क दिया जाए ना। उस हवाले से उन्होंने आते ही पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जितने थे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाई। मिल्क को टेस्ट करने के हवाले से हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स लिए हैं जिसमें मिल्क टेस्टिंग, रैपिड मिल्क टेस्टिंग किट्स हैं और मिल्क एनालाइजर्स हैं, लैक्टोमीटर्स हैं। उसके हवाले से हमने मिल्क सप्लाई चेन को आइडेंटिफाई किया कि मिल्क सप्लाई चेन में किस जगह पे एडल्ट्रेशन हो रही है जहाँ पे हम कार्रवाई करें। इस हवाले से 3 जगह हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से मिल्क एडल्ट्रेशन हो रही थी, जिस पे हमने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, हेवी जुर्माने भी किए हैं। उसमें फर्स्ट जो है एरिया है वो है स्पेशली प्रोडक्शन एरिया ना, जहाँ से दूध बन रहा है। वहाँ से इसमें केमिकल्स मिक्स किए जा रहे थे, डिटर्जेंट्स, फार्मलिन, सोडियम क्लोराइड और यूरिया ना, ये ऐड किए जा रहे थे और पानी ऐड किया जा रहा था दूध में।
दूसरी जगह एडल्ट्रेशन की थी जहाँ से ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स ह्यूज क्वांटिटी में दूध लेके आ रहे हैं फ्रॉम प्रोडक्शन एरिया टुवर्ड्स द रिटेलर्स। तो बीच में ये अपनी गाड़ियों में से प्योर दूध निकाल के उसमें उतना ही पानी ऐड कर देते थे। अच्छा। ये एक सेकंड जगह थी जहाँ एडल्ट्रेशन हो रही थी दूध में ना। थर्ड जगह है रिटेलर के पास ना, रिटेलर के पास पानी भी ऐड किया जा रहा था दूध में, और उसके अलावा उनको टेम्परेचर मेंटेनिंग डिवाइसेस नहीं थी अच्छी तरीके वाली, जिससे वो दूध की क्वालिटी को या उसकी लाइफ को जो है ना बढ़ा सकते। तो इस पे पूरी कराची के अंदर सिंध फूड अथॉरिटी की टीम्स ने काफ़ी रेड्स किए, ऑपरेशंस किए, और उसमें जितने भी पॉजिटिव टेस्ट आए हमने उनको दूध को कन्फिस्केट किया, उन पे हेवी जुर्माने लगाए। जब हमने रिटेलर्स को ज़्यादा प्रेशर दिया और उसके साथ साथ जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं शहर की जहाँ से दूध आ रहा है, वहाँ पे हमने ह्यूज क्वांटिटी में मिल्क टेस्टिंग की, और जो ख़राब दूध निकला उसको हमने डिस्कार्ड भी करवाया। अच्छा डॉक्टर मसूद साहब, ये सारे मसाइल तो हैं जो कि आप बता भी रहे हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम लोगों को खालिस दूध की पहचान भी नहीं है। आवाम जो है वो थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है, उसको पता नहीं लगता कि खालिस दूध जो है वो कैसा होगा और उसमें कौन से केमिकल्स या पानी कितनी मिकदार में मौजूद है, इसके बारे में हमें तो नहीं पता। लेकिन बतौर माहिर आप क्या तजवीज़ देंगे, किस तरह से पहचान कर सकते हैं खालिस दूध की? जी, खालिस दूध एक तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे अपेरेंटली तो नहीं हो सकती, उसमें एक दो टेस्ट हैं, जैसे कि अगर आप दूध के 2-3 ड्रॉप्स टेबल की जो है एज पे रख दें, अगर वो पीछे से सफ़ेद लकीर छोड़ देती है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ एडेड है मिल्क के अंदर ना। अगर पीछे से सफ़ेद लकीर नहीं छोड़ती तो वो प्योर जो है ना दूध है। अच्छा, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि पब्लिक को चाहिए कि जो जितने भी डेयरी शॉप्स है, वो जो सिंध फूड अथॉरिटी के लाइसेंस होल्डर्स हैं, काइंडली उनको विज़िट करें, और कराची के अंदर जो बड़े रिटेलर्स हैं उनके यहाँ कदरन बेहतर दूध की क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू शॉप डेयरी शॉप्स जिनके पास इतनी अच्छी टेम्परेचर मेंटेनिंग। हमने दूध खरीद लिया कराची में, हमारे घर दूध देने आया दूध फरोश, उससे ले लिया जाके दुकान से, हमने दूध खरीद लिया। अब हम उसको चेक करवाना चाहते हैं कि जिस शख्स से हम दूध ले रहे हैं क्या ये दूध खालिस बेच भी रहा है या नहीं बेच रहा। तो हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें कि हमें चेक करके बता दें कि जिस शख्स से हम इतना महंगा दूध खरीद रहे हैं वो खालिस है भी या नहीं? उनको ये कराची के अंदर या सिंध के अंदर जहाँ भी ये इशू है, उनको सिंध फूड अथॉरिटी का हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं कंप्लेंट सेल के, उन पे काइंडली वो कांटेक्ट करें, हमारी टीम फौरी वहाँ पहुँच जाएगी और उनको दूध चेक करके दे देगी कि ये खालिस दूध है या नहीं है। अच्छा, किस बिना पर वो दूध चेक किया जा रहा होता है और क्या क्या हम निशानदेही कर सकते हैं? वो जो टीम आएगी वो हमें क्या बताएगी? इसके अंदर केमिकल मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, क्या बताया जाएगा? उसमें एडल्ट्रेशन का बताया जाएगा, पानी का बताया जाएगा, डिटर्जेंट्स का बताया जाएगा, उसमें यूरिया एडेड है या फार्मलिन है या सोडियम क्लोराइड है, या उसमें फैट और क्रीम की कंटेंट्स कितनी है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा हमें बता दीजिएगा कि ये तो हम बात कर रहे हैं कि मयार के हवाले से, जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम मयार नहीं दे सकते हैं, कि जो मुकर्रर करदा नर्ख हैं उसके ऊपर मयार मिल ही नहीं सकता, इसलिए शायद ख़ुद से रिटेलर्स ये काम कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ दूध फरोश जो हैं वो दुकानों पर ये काम कर रहे होते हैं। ये जवाज़ आपको कैसा लगता है जब उनकी जानिब से दिया जाता है? एसोसिएशन से कोई आप भी बातचीत करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये इतना मुझे रीज़नेबल नहीं लगता, क्योंकि जब 94 प्राइस थी, आज से 2-3 माह पहले पे 94 या 100 रुपये पे दूध चल रहा था, तो उस वक्त भी जब हम दूध की क्वालिटी को चेक करते थे यही कंप्लेंट्स थी, यही इश्यूज़ थे। अब जबकि 130 हो गया है, फिर भी दूध की क्वालिटी और उसमें यही इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर ये दूध की कीमत 150 भी हो जाएगी तो जो नेचर है हमारी ना, ह्यूमन ग्रीड की नेचर, और हमारे सोसाइटी के अंदर जो दूध फरोश माफिया है ना, वो इसे ये इजी मिंटिंग मनी का एक तरीका समझती हैं, और मैं नहीं समझता कि ये उससे बाज आएंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है। इसके हवाले से हमने एसोसिएशंस को इनवाइट जी ठीक है सर। आखिर में सिर्फ ये बता दें, सिंध फूड अथॉरिटी इतना अच्छा काम कर रही है, फिर भी खालिस दूध लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
इसके लिए सर ये हमने अभी ये शुरू किया है कि हमने जितने भी डेयरी एसोसिएशन हैं और कैटल फार्मिंग ओनर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया है अपने ऑफिस में, और हमने एक रोड में प्लान बनाया है जहाँ पे हम ट्रेनिंग करवाएंगे जो डेयरी शॉप्स वाले हैं, और उनको हम मिल्क रैपिड टेस्टिंग किट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि जब वो दूध ले रहे हैं कैटल फार्मिंग ओनर से तो उसकी वो उसी वक्त चेकिंग करें। अगर उसमें एडल्ट्रेशन है तो वो फौरी तौर सिंध फूड अथॉरिटी को बताएं और उस कैटल फार्मिंग ओनर को वो वापस करें दूध, तो इससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। दूसरा, हमने मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी डेयरी शॉप्स हैं वो सिंध फूड अथॉरिटी से लाइसेंस होंगे, वो रजिस्टर्ड होंगे, और उसको हम रिपीटेडली चेक करेंगे। इस हवाले से हमारी दूध पे काफ़ी क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है। यानी कि जो भी इकदाम आप लोग कर रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे यही कि शहरियों को जो है वो खालिस और जो मयारी दूध है और वो मुनासिब कीमत में भी मिल सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसूद भुट्टो साहब, आप सुपर पाकिस्तान का हिस्सा बने, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि किस तरह से भी कर सकते हैं अगर जो दूध खालिस नहीं है तो उसकी पहचान भी उन्हें तरीके से मेरा ख्याल है कि एक आम आदमी के लिए पहचान करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल काम है। तो बेहतर यही है कि आप इन लोगों से रब्ता करें फूड अथॉरिटी से और इनको कहें कि हमें चेक करके बताएं कि जो दूध हम ले रहे हैं, एक दिन आप ये मश्क करके देख लें, 2-3 दफ़ा करके देख लें, आपको पता लग जाए कि आप जिस शख्स से दूध ले रहे हैं वो दूध वाकई दूध है या दूध नहीं है, और आप क्या अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं और ख़ुद भी पी रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और हम शौक़ की बात करते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं जिनके अफराद शौकीन होते हैं और कहते हैं कि इसका कोई मोल भी नहीं होता। हमने तुम्हें भी किसी चीज़ का शौक़ है? बहुत चीज़ों का शौक़ है, लेकिन जो अब हम जिस शौक़ की बात करने जा रहे हैं, ये शौक़ इस वक्त होना, ऐसे मुआशरे में होना कि जिस वक्त डाक की बिल्कुल ही हम देखें तो डाक अब आती नहीं है। हाँ जी, हमें डाकिए नज़र उस तरह से नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमजा झंग के एक शहरी ने 7वीं जमात से डाक टिकट्स जो हैं वो जमा करना शुरू की, और आज उनके पास दुनिया के तमाम ममालिक के टिकट्स मौजूद हैं, और शहरी का दावा है कि उसके पास 2 लाख से ज़ायद टिकट्स हैं। क्या बात है। और ये टिकट्स वाला हमें याद है, छोटे होते जो हम डाक भेजते रहे हैं और ये आती रही है, वो हम संभाल भी लिया करते थे। तो अभी की जो जनरेशन है उनके लिए तो ये बड़ा एक मुनफरिद सी चीज़ है। खैर, ये हमारे लिए भी मुनफरिद चीज़ है कि ऐसा शौक़ पाला जाए। अभी की जनरेशन को दिखाना चाहिए। इमरान सुल्तान ने खुद रिपोर्ट तैयार की, आपको वो दिखाते हैं। डाक टिकट्स जमा करने का शौक और मशगला जिसे तमाम मशगलों का बादशाह माना जाता है। जंग के रिहायशी चौधरी वहीद ने शौक को तकवीयत देते हुए ज़बाना तालिबे इल्मी से डाक टिकट्स जमा करने शुरू कर दिए। समाजी कारकुन का कहना है कि शुरू में उन्होंने खतो किताबत के जरिए दूसरे शहरों और मुल्कों से टिकट्स मंगवाए। उनके पास न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक के टिकट्स मौजूद हैं। 47 से लेकर और 2021 तक की मेरे पास तमाम कलेक्शन है, और इसी तरह पूरी दुनिया की जो कलेक्शन है वो मेरे पास दुनिया के 200 तकरीबन 24 ममालिक हैं, उनकी सब की कलेक्शन मेरे पास मौजूद है। और ये मैंने इसमें परचेज़ भी बहुत सारी की है, बहुत सारा खर्चा किया है। शहरी के मुताबिक ये शौक इनकी जेब पर काफी भारी पड़ा। चौधरी वहीद की कलेक्शन में जद्दोजहद आज़ादी, पाक फौज, कौमी सकाफत, इंडस्ट्री और मुख्तलिफ शख्सियात के डाक टिकट्स मौजूद हैं। बर्रे सगीर की तकसीम से कबल और बाद के टिकट से लेकर बरतानिया में लेडी डियाना, शहजादा चार्ल्स, मलका एलिज़ाबेथ समेत दुनिया भर की मशहूर शख्सियात और बड़े वाक़यात से मुतल्लिक जारी होने वाले डाक टिकट्स भी इस मेगा कलेक्शन में शामिल हैं। पूरी दुनिया की जो मशहूर शख्सियात हैं वो मैंने उसके हिसाब से अलग अलग तरतीब लगाई हुई है। और एक हर कंट्री का, जैसे कि ये आपके है कि ये हमारे टाइटैनिक जो अपना जहाज़ था, ये उसकी है कि ये जैसे बना, फिर उसकी रवानगी और सारे लेके और डूबने तक जो है इसकी है कलेक्शन, ये मुख्तलिफ मुल्कों ने शाया की है। जंग के शहरी की इस खसूसी काविश और शौक की बदौलत डाक टिकट्स जमा करने का ये मशगला आज भी जिंदा है। चौधरी मोहम्मद वहीद की ख्वाहिश है कि दीगर अफराद भी इनके शौक में हम सफर बने, ताकि डाक टिकट्स जमा करने का ये मशगला अमर हो जाए। इमरान सुल्तान, 92 न्यूज़, जंग। क्या बात है, जेब पर तो भारी यकीनन पड़ा होगा, लेकिन ये शौक है और शौक का कोई मोल नहीं होता है। और क्या बात है, कितनी वो बेहतरीन कलेक्शन है, देख के कितना अच्छा बड़ा अच्छा लग रहा था वैसे। बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट ये तैयार की है, क्या बात है। और बड़े अच्छे तरीके से उसको महफूज रखा अपने पास। ऐसे लोगों का जो शौक है उसको भी सामने लेके आना चाहिए, और वाकई ये बड़ा मुनफरिद सा शौक है। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ मुल्की मईशत की बात कर लेंगे। माली साल
2021-22 के दौरान पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 4.2% रहने की अब पेशगोई की गई। जबकि हुकूमत का जो हदफ है वो 4.8% है। इसकी वजह जो है मालियाती हालात और वैक्सीनेशन की शरह में बेहतरी है। फिच का अपने रिपोर्ट में कहना है कि वैक्सीनेशन की बेहतर शरह निजी खपत में इजाफा करेगी, जबकि मुआविन माली और मालियाती हालात है मजमूई फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए समत का काम करेंगे। अच्छा, रेटिंग एजेंसी ने यह कहा है कि नमू की आउटलुक पर खतरे का वजन नीचे की जानिब है, जबकि मुल्की महाज पर कम्युनिटी में ज़्यादा खौफनाक वायरस की डेल्टा किस्म वैक्सीनेटेड आबादी की कम शरह कोविड के इन्फेक्शन में दोबारा इजाफा नमू पर भी बहुत ज़्यादा वजन डाल सकती है। अब ये पूरी एक सूरत हाल है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर अमलात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए फिच रेटिंग्स ने रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 4.2% रहने की पेशगोई की है। हमारा टारगेट 4.8% है। आपको क्या लग रहा है कि हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे या फिर ये भी ज़्यादा बता दिया फिच रेटिंग्स? देखिए, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो तीन चीज़ें ध्यान में रखिए कि वो हमें बताती है कि हमारी मईशत का साइज क्या है, नंबर 1, मईशत सेहत इस वक्त कैसी है, 2, और कारकर्दगी कैसी जा रही है। अब 2018 में जो आखिरी साल था PMLN का, उसमें जो फिगर सामने आई थी जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, वो थी 5.8%। यानी कि हमारा साइज जो है वो उससे पहले साल के मुकाबले में 5.8% मईशत का साइज जो है वो बढ़ा था। 2019 में तकरीबन 1% बढ़ा और 2020 में वो 0.5% है। इसमें कोरोना वाला साल शामिल कर लीजिए तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो बड़ी तेजी से, उसका ग्रोथ रेट जो है वो बड़ी तेजी से नीचे आया। अब जब जीडीपी नीचे आती है तो क्या होता है, नौकरियां कम मिलने लगती हैं, खत्म हो जाती हैं। जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी नौकरियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं, लोगों की कम होना शुरू हो जाती है। तो जिस लिहाज से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें तकरीबन 13 से 15 लाख नौकरियां सालाना क्रिएट करनी है। जिसका मतलब ये है जब तक जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6 से 7% तक नहीं बढ़ेगी तो वो हमारे जो इजाफी आबादी जो लेबर फोर्स में ज्वाइन कर रही है वो पूरी नहीं हो पाती। तो ये जो हम बात करते हैं कि 4% बढ़ जाएगी, 4.2 बढ़ जाएगी, 4.8 बढ़ जाएगी, इन सब का मतलब ये है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो बेरोजगारी की शरह है वो मजीद जाएगी, क्योंकि जब तक 6-7% पे नहीं ग्रो करेंगे वो जो इजाफी आबादी है वो नौकरियां नहीं हासिल कर पाएगी। अच्छा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, 4.8% शरह नमू अगर हमने हासिल करनी है तो आप क्या समझते हैं कौन कौन से अवामिल हैं जो कि सबसे अहम होंगे हमें इस टारगेट को अचीव करने में? तो ये सबसे बड़ा जो इसमें रोल प्ले करते हैं वो हमारा सर्विसेज सेक्टर है, जिसमें होलसेल है, रिटेल है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर है और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर है। तीनों में कुछ जो है वो ग्रोथ हमें चाहिए होगी। हमारे यहाँ पिछले ग्रोथ अगर आप तारीखी हवाले से देखें तो 1947 से लेके तकरीबन 2008 तक पाकिस्तान में अच्छी खासी जो है वो मईशत के अंदर ग्रोथ आती रही और उसके साथ साथ जो हमारा अफराते ज़र का रेट है वो भी बड़ा कंट्रोल में रहा। लेकिन 2008 के बाद एक बड़ी डिफरेंट शक्ल सामने आती है, उसमें हमारी ग्रोथ भी कम रह जाती है और साथ ही साथ अफराते ज़र जो है, जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो महंगाई का रेट है, वो भी बड़ी तेजी से चढ़ने लगता है। तो बड़ा हमें तशवीश है, तशवीश की निगाह से इसको एनालाइज करना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि हमने ग्रोथ के मैदान में भी हार रहे हैं और अफराद के मैदान में भी हार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो जो 2018 में पीटीआई ने अपने मंशूर में वादा किया था कि कार्टेल को हमारे वज़ीर आज़म साहब माफियाज भी बुलाते हैं, उनको पकड़ा नहीं जाएगा तो ये महंगाई वाला मामला और जीडीपी ग्रोथ वाला मामला, इसके रास्ते में बहुत सारे वो हर्डल्स रहेंगे, वो नई साइकिल से बाहर निकल पाएगी। इसमें शुगर का माफिया भी है, इसमें बिजली का कार्टेल भी है, इसमें खाद का कार्टेल भी है, नया कार्टेल का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो कारें बना। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब तक 6 या 7% हमारी ग्रोथ नहीं हो जाती है तब तक, और हम नौकरियां पैदा नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर भी हम जो है मतलब हमारे लोग बेरोज़गार होते रहेंगे। लेकिन हुकूमत का टारगेट 4.8% है। अभी हम तो 4.8% भी अचीव होगा या नहीं होगा इसके ऊपर फंसे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि 4.8% रियलिस्टिक है? अगर हम 6 या 7 रख देते शायद वो रियलिस्टिक ही ना होता।
देखिए हमारा जो बेस आ रहा है अब 2020 की मैंने आपको बताया, 2021 में 3.9 बताया जा रहा है, तो बेस से उठना है और 4.8 पे पहुंचना है। मैं समझता हूँ कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। अच्छा। मैं आपको आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शायद वो रियलिस्टिक ना होता। मैं आपको ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ कि जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे मुल्क के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। बेरोजगारियाँ बढ़ रही होंगी, आमदन जो है वो कम होगी। तो हमें कोई ऐसा तरीका कार निकालना है कि वो जो सर्कल बन गया है कि हम 4-5 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे यहाँ 7-8% तक भी ग्रोथ गई है माजी के अंदर। तो अगर माजी पाकिस्तान वहां तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल पाकिस्तान के पास मौजूद है, हम वहां पहुंच नहीं पा रहे, हमें पोटेंशियल अपना इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, रेटिंग इदारा फिच ये भी कह रहा है कि खालिस बरामदात मरकज़ी नमू में मनफी किरदार अदा करेगी क्योंकि दरामदात बरामदी नमू को पीछे छोड़ देगी। आप इत्तफाक करते हैं फिच की जो इसने डेटा एनालाइज किया है? जी, इसका सबूत जो है वो तो हमने अगस्त 2021 का जो महीने में जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं वो देख लिया है। अगस्त के महीने में जो पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स कर डाली हैं वो तकरीबन $6.25 अरब की हैं और वो पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख में बुलंद तरीन है। और जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो $2.25 अरब से नहीं बढ़ पा रही हैं महाने के साथ। तो $4.25 अरब का महाना खसारा जो है ये एक बहुत बड़ी रुकावट रहेगा। पाकिस्तान का जो डेफिसिट है, जो खसारा है, उसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और जब वो इजाफा होता है फिर स्टेट बैंक अपना जो शराय सूद है उसको बढ़ाना शुरू कर देता है, फिर हमारे वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं, फिर हम वापस IMF के पास आते हैं, IMF फिर हमारी GDP ग्रोथ को रोक देता है। तो ये तो हम देख रहे हैं जिसको वो क्या हम कहेंगे कि एक शैतानी चक्कर चल रहा है हमारी, उसको किसी तरह तोड़ना है हम। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे मुल्की मईशत के हवाले से और GDP ग्रोथ के हवाले से जो हम देख रहे थे कि फिच रेटिंग एजेंसी ने जो बताया है कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है GDP है वो 4.2% रहेगी। तो उस हवाले से वो कह रहे हैं कि अगर हम 4.8 भी अचीव कर लेते हैं तो फिर भी हालात कुछ इतने बेहतर नहीं हो रहे होंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।